नमस्ते। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है भला बुरा। लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और आवाज़ है निशान सक्सेना की। अविनाश घोषाल कुछ वर्ष और नौकरी कर सकते थे, लेकिन संभव ना हुआ। खबर आई कि इस बार भी उन्हें धता बतलाकर कोई जूनियर मुंसिफ सब जज बन गया। दूसरी बार की तरह इस बार भी अविनाश चुप रहे। अंतर केवल इतना था कि इस बार उन्होंने डॉक्टर के सर्टिफिकेट के साथ जल्द से जल्द अवसर लेने की दरख्वास्त भेज दी थी। दरख्वास्त मंजूर होगी या नहीं, इसमें उन्हें संदेह नहीं था। अविनाश के काम करने की फुर्ती से सभी प्रसन्न थे। भद्र आचरण की प्रशंसा सभी करते थे। फिर भी उनकी यह दुर्गति हुई। इसके पीछे के गुप्त इतिहास को बहुत कम लोग जानते हैं। उसे बतला दूं। उनकी नौकरी की शुरुआत में एक नौजवान आईसीएस जिले का जज होकर दफ्तर का इंस्पेक्शन करने आया और छोटी सी बात को लेकर दोनों में मतभेद हुआ और इस मतभेद ने एक बहुत बड़ा झगड़े का रूप ले लिया। लौटकर जज साहब निरंतर उनके काम में छिद्रान्वेषण में लगे रहे, लेकिन छिद्र का पाना सहज न था। जज साहब इनसे तनिक प्रसन्न ना हुए। उनके फैसले को काट कर देखा कि हाई कोर्ट में वह नहीं टिकता, खुद ही अधिक लज्जित होना पड़ता है। तबादले का समय हो गया था। अविनाश दूसरे जिले में चले गए, लेकिन जज से मुलाकात करके नहीं गए। श्रद्धा निवेदन की प्रचलित रीति में उनसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई। इसके बाद कितने ही साल बीत गए, लेकिन अविनाश इस बात को भूल गए, पर वो जज साहब ना भूले थे। इसका प्रमाण मिला। कुछ दिन पहले वो नौजवान जज अब हाई कोर्ट में आए हैं, मुंसिफ वगैरह के विधाता बनकर। अविनाश सीनियर आदमी था और काम के लिए काफ़ी मशहूर था। उनकी उन्नति का पथ संपूर्ण पथ से बाधाहीन था। अचानक देखा गया कि उनकी जगह नीचे का आदमी सब जज हो गया और मामला यहीं ख़त्म ना हुआ। एक एक करके और भी 3 आदमी उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए। जो लोग नहीं जानते वो कहेंगे कि ऐसा भी होता है क्या? यह तो सरकारी नौकरी है और उस पर इतनी बड़ी नौकरी है। ये क्या काजियों का ज़माना है? लेकिन अनुभवी कहेंगे उससे भी ज़्यादा ज्यादतियाँ होती हैं। अतएव अविनाश मन ही मन समझ गए कि अब इससे छुटकारा नहीं। आत्मसम्मान और नौकरी, उन दो नाव पर पैर नहीं रखा जा सकता। दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। उसी बात को एक बार फिर उन्होंने पूरा किया। परिवार में अविनाश की भार्या आलोकलता, आईए फेल, पुत्र हिमांशु और कन्या शाश्वती, यही 3 प्राणी थे। नौकर नौकरानियों की संख्या इतनी थी कि अनगिनत कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी। उस दिन अविनाश अदालत से प्रसन्नचित्त लौटे। यथा नियम कपड़े बदले, हाथ मुंह धोकर जलपाल करने लगे और बैठते ही बोले, जाने दो, इतने दिनों के बाद मुक्ति मिली है छोटी बहू। सरकारी खबर ना आने पर भी हाई कोर्ट के एक मित्र का तार मिला है कि मेरी जेल मियाद खत्म हो चली। अधिक विलंब ना होगा। और विलंब ना होगा ये बात तो मैं खुद ही जानता था। आलोकलता निकट ही एक कुर्सी पर बैठी सिलाई कर रही थी और कन्या शाश्वती पिता के बगल में बैठी उन्हें पंखा झल रही थी। सुनकर दोनों चौंक उठी। स्त्री ने प्रश्न किया, इसका मतलब? अविनाश ने कहा, अरे शायद सुना होगा कि कोई गोविंद पद बाबू इस बार मुझे पीछे छोड़कर 6 महीने के लिए सब जज हो गए हैं। हाग साहब के हाई कोर्ट में आने के बाद से पिछले 3 सालों से यही होता आ रहा है। मैंने तो एक भी शब्द ना कहा। सोचा था अपने अन्याय को किसी दिन खुद समझ लेंगे, लेकिन अब ये होना ना है। कम से कम उस आदमी के रहते तो नहीं होगा। अविचार को इतने दिन तक सहता रहा, लेकिन सहन करने से मनुष्य नहीं रहेगा। कल शाम को सदराला के यहाँ घूमने जाकर आलोकलता इसी तरह की बात का आभास इशारे से सुन आई थी, लेकिन इसका मतलब समझ में ना आया था
और वक्त भी नहीं समझ पाई। बोली, तदबीर तगादे के बगैर आज के ज़माने में कौन सी बात होती है? मनुष्यत्व कायम रखने के लिए क्या किया है, सुनूं तो ज़रा। अविनाश ने कहा, तदबीर तगादा नहीं किया जाता, मगर जो कर सकता था उसे मैंने अवश्य ही किया है। आलोकलता पति के मुंह की ओर देखती रही। अभी तक तात्पर्य उनकी समझ में ना आया। वो डर कर बोली, अच्छा सुनो भी, क्या किया है बतलाओ तो जरा। अविनाश ने कहा, वो है काम से इस्तीफा देना, और इस्तीफा मैंने दे दिया है। आलोकलता के हाथ में सिलाई का सामान जमीन पर गिर पड़ा। वज्राहत की भांति कुछ देर तक स्तब्ध होकर बोली, क्या क्या कह रहे हो? इतने प्राणियों को भूखा मारने का संकल्प लिया है क्या? काम छोड़ो तो भला तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूँ कि उस दिन आत्महत्या कर लूंगी जिस दिन तुमने काम छोड़ दिया। अविनाश चुप बैठे रहे, कोई जवाब ना दिया। अगर तुमने दरख्वास्त दे दी है तो वचन दो कि कल ही उसको वापस लोगे। नहीं। नहीं क्यों? अरे दुखी हो तरंग में आकर लोग जाने क्या क्या कर बैठते हैं, लेकिन इसका ये तो कोई प्रतिकार नहीं है। अविनाश ने धीरे से कहा, तरंग में आकर तो मैंने ऐसा नहीं किया छोटी बहू। जो किया है बहुत सोच विचार कर किया है। तो तुम वापस नहीं लोगे? नहीं। तो तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? तुम तो जानती हो छोटी बहू कि मैं इस तरह की कामना नहीं करता। तुम पत्नी होकर अगर पति की मर्यादा को इस तरह नष्ट करती रहोगी तो लोगों के सामने मस्तक ऊंचा करके मैं कभी ना खड़ा हो पाऊंगा। बात अविनाश के मुंह से अचानक रुग्ध हो गई, खत्म नहीं हुई। आलोकलता ने तो कहा, तो क्या कहते हो? जवाब में कठोर बात उनकी जबान पर आई थी, मगर इस बार भी वो उसे बोल ना पाए। कन्या ने बाधा डाल दी। अब तक वो सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, लेकिन अब उससे रहा ना गया। बोली, पिताजी, इस वक्त माँ के सोचने विचारने की शक्ति नहीं है। तुम उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकते। लड़की की हिमाकत देखकर माँ पहले ही हतबुद्धि सी हो गई। दूसरे ही क्षण जोरों से फटकार बताकर बोली, शाश्वती, जा यहाँ से। मैं कहती हूँ मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। लड़की बोली, ठीक है, अगर चला जाना ही पड़ता है तो पिताजी को साथ लेकर जाऊंगी माँ, तुम्हारे पास छोड़ के नहीं जाऊंगी। क्या कहा? मैंने कहा कि तुम्हारे पास उनको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। चलो पिताजी, हम जरा नदी के किनारे घूम आए। शाम के बाद मैं खुद तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी, और इस वक्त खाना रहने दो। उठो, चलो चलो पिताजी। यह कहकर उसने उनका हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। दोनों सचमुच ही चले जा रहे हैं। देखकर आलोकलता ने अपने को कुछ संभाल कर कहा, जरा रुको, सचमुच ही क्या एक बार भी नहीं सोचा? नौकरी छोड़ देने पर तुम्हारे परिवार के इतने प्यारी क्या खाएंगे? अविनाश ने जवाब देना चाहा, मगर इस बार भी लड़की ने बाधा दी। वो बोली, खाने की क्या सचमुच ही तुम्हें चिंता हो गई है माँ? लेकिन रोना भी तो नहीं चाहिए। पिताजी नौकरी छोड़ने पर उनको पेंशन मिलेगी, और 300 रुपये क्या कम होंगे? बगल वाले मकान में संजीव बाबू 60 रुपये तनख्वाह पाते हैं, और खाने वाले उनके यहाँ 9 से 10 हैं। कितनी बार देखा ही हूँ। और हमारे यहाँ से खाना बुरा नहीं होता उनका चल रहा है माँ, तो हमारा भी चल जाएगा। माँ के धीरज का बांध टूट गया। कटु व्यंग के स्वर में चिल्ला उठी, जा, भाग जा मेरी नजरों के सामने से। जब अपना परिवार बसाना था तब गृहस्थीपना दिखाना, मेरी गृहस्थी में दखल ना देना, और तुझे घर से निकाल के बाहर कर दूंगी अगर ज्यादा जबान चलाई तो तूने। लड़की ने जरा हंसकर कहा, अच्छी बात है माँ, वही करो। पिताजी का हाथ पकड़कर मैं चली जाऊं, तुम और भैया पिताजी की पेंशन से सारे रुपए लेकर जो चाहो करो। हम कुछ नहीं कहेंगे।
मैं लड़कियों के किसी स्कूल में नौकरी करके बूढ़े पिताजी का खर्चा चला लूंगी। माँ आगे कुछ ना बोल पाई। देखते देखते उन दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बह गई। लड़की ने पिता का हाथ किंचित दबाकर कहा, चलो पिताजी, चलें, शाम हो जाएगी। अविनाश के पग बढ़ाते ही आलोकलता आंचल से आंखें पोंछकर रुंधे हुए गले से बोली, जरा और रुको, तुम्हारी ये कैसी भीष्म प्रतिज्ञा है? क्या इसमें कोई हेरफेर नहीं होगा? अविनाश ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो, मैं तुम्हारी स्त्री हूँ, तुम्हारे सुख दुख की साथिन हूँ। अविनाश बाधा देकर बोले, अगर ये सच है तो इतने दिनों तक मेरे सुखों का हिस्सा मिला है, अब मेरे दुखों का हिस्सा लो। आलोकलता ने कहा, मैं तैयार हूँ। तुम सारी इज्जत आबरू कायम रखने के लिए इतने रुपए काफी नहीं है तो पेंशन के थोड़े से रुपए से कैसे काम चलेगा? अविनाश बोले, इज्जत आबरू का मतलब अगर अमीरी और ठाट बात समझ रखा है तो वो नहीं है। यूं तो संजीव बाबू का भी घर चल ही जाता है ना। लेकिन तुम्हारी लड़की 19-20 की हो गई है, उसका ब्याह कब करोगे? माँ की समस्या का समाधान किया शाश्वती ने। बोली, माँ, मेरे ब्याह के लिए तुम चिंता ना करो। अगर सोचना ही चाहती हो तो ये सोचो कि संजीव बाबू ने 2 बेटियों का ब्याह कैसे किया होगा। जवाब सुनकर माँ का धीरज फिर टूटा। सजल आंखें द्रप्त हो उठी। रूंधे गले का स्वर पंचम पर पहुंच गया और बोली, शाश्वती मूंजली, मेरी नजरों के सामने से अब तू क्यों नहीं हटती है? अरे तू हट जा, मैं कह देती हूँ, बिल्कुल आंखों के सामने से दूर हो जा तू मेरी। मैं जाती हूँ माँ, चलो ना पिताजी। बगल वाले कमरे में हिमांशु कविता करने में लगा हुआ था। आइए परीक्षा के तीसरे प्रयास में भी उसका कुछ ना हुआ था और अगली परीक्षा में कुछ देर थी। उसकी कविताएं वातायन पत्रिका में छपती हैं। दूसरी कोई पत्रिका नहीं लेती है। वातायतन संपादक उत्साहित करते हुए उसे चिट्ठी लिखते हैं, हिमांशु बाबू, आपकी कविता अच्छी बन पड़ी है, अगली बार एक और कविता भेजें और कुछ छोटी हो और साथ में शाश्वती देवी की भी एक रचना अवश्य भेजें। नहीं जानता वातायन संपादक सच लिखते हैं या मजाक करते हैं या उनके मन में कोई और बात है। शाश्वती देखकर हंसती हुई कहती, भैया, ये चिट्ठी मित्रों को दिखाते हैं फिर ना? क्यों, बतला तो। नहीं, यूं ही कह रही हूँ। कविता भेजने से पहले बहन को पढ़ाने के बहाने अपनी भूलों को वो सुधार लेता है। संशोधन की मात्रा कुछ अधिक हो जाने पर लज्जित होकर कहता है, तेरी तरह से मेरे भी पिताजी में से संस्कृत व्याकरण काव्य साहित्य नहीं पढ़ा है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? लेकिन शाश्वती, तू जान ले, ये कुछ भी नहीं है। 10 रुपये महीना एक पंडित रख लेने से सब कुछ बन जाता है। कविता का यथार्थ जीवन है, कल्पना में, भाव उसकी अभिव्यंजना में। वहाँ तेरे मुक्त बोध के बाप की क्या मजाल है कि टांग अड़ाए? हाँ, ये तो बिल्कुल सच बात है भैया। हिमांशु की कलम की नोक पर एक अच्छी सी तुक आ गई थी, लेकिन माँ के कठोर कंठस्वर ने सब कुछ छितरा दिया। कलम रख बगल वाले दरवाजे को ठेल कर वो कमरे में पहुंचा और तभी माँ चिल्ला उठी, अरे जानता है हिमांशु, हमारा कितना बड़ा सत्यानाश हो गया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी तो उनका मनुष्यत्व नष्ट हो रहा था। जानता है क्यों? इसलिए कि उनकी जगह कोई और दूसरा आदमी सब जज बन गया है। वे नहीं हो सके, मैं साफ कह देती हूँ, इस डाह के सिवा और कुछ भी नहीं है, निरा डाह। हिमांशु ने अजरत से आंखें फाड़कर कहा, तो तुम क्या कह रही हो माँ, नौकरी छोड़ दी? व्हाट नॉनसेंस। अविनाश का मुंह पीला पड़ गया। दांतों तले होठ दबाकर वो चुप खड़े रहे। आसन्न संध्या की मलिन छाया के बीच उनका चेहरा विचित्र लग रहा था। शाश्वती पागलों की भांति चिल्ला उठी,
ओह, संसार में घृष्टता की कोई सीमा भी है? तुम चलो, जल्दी चलो, नहीं तो मैं सर पीट के मर जाऊंगी पापा। कहकर आधे अचेत पिता को लेकर वो घर से बाहर चली गई और दोनों चल दिए नदी के उस किनारे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और स्टार रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।